तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कंसेप्ट गुरु के अंदर। तो आज हम बहुत ही आसान भाषा में कवर करने वाले हैं हमारे दो टॉपिक, फोटोसिंथेसिस और केल्विन साइकिल। तो जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से हमारा क्या बनाती है, C6H12O6 ग्लूकोज, और हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इसके अंदर सबसे जरूरी है जो हमारी पढ़ने वाली बात है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हम लीफ का थोड़ा सा सेक्शन काट के इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एपी का मतलब ही होता है ऊपर वाली और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो पत्ते की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। इसके नीचे जो होते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इसकी लंबी शेप को हम बोलते हैं पैलिसेड, और इसकी जो गोल शेप होती है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। तो मीजोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। दोनों के अंदर क्या होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट्स, इसकी स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ते हैं। और इसके नीचे क्या होते हैं हमारे स्टोमेटा, जिनकी दोनों तरफ गार्ड करने के लिए हमारे क्या होते हैं गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको हम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर एक तो होते हैं हमारे थैलाकोइड्स जिसके अंदर क्लोरोफिल सेल्स होते हैं, और एक होता है हमारा स्ट्रोमा जो लिक्विड पोर्शन होता है। इसकी इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या होती है, क्योंकि हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है ये दो स्टेजेस के अंदर होती है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती है, ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये लाइट की प्रेजेंस में और एब्सेंस दोनों में ये चलती रहती है, लेकिन जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। और जो लाइट रिएक्शन होती है ये हमारी किसके अंदर होती है, थैलाकोइड के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है ये हमारी कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है ये अपने बेसिक कंपोनेंट्स में टूट जाता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ये हमारा एटीपी और NADPH को बनाने में यूज हो जाते हैं, जिसको हम असिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आगे हमारी जो एटीपी और NADPH हैं ये आगे ग्लूकोज की असिमिलेशन में मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये थैलाकोइड के अंदर सारी जो रिएक्शन चल रही होती है इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और जो एटीपी और NADPH होते हैं ये स्ट्रोमा के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है वो एटीपी और NADPH को यूज करती है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करती है उसकी फिक्सेशन होती है, और फिक्सेशन मतलब उसको फिक्स कर लिया जाता है, बाउंड कर लिया जाता है, और उससे क्या बना दिया जाता है, कार्बन से कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जो हमारी लीव्स के अंदर एनर्जी का और फूड स्टोरेज का काम करती है। आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, और टेम्परेचर इफेक्ट करता है। और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तब गैसियस एक्सचेंज होता है, और जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपीरेशन जिसको हम बोलते हैं वो होता है। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो शुरू करते हैं हमारा केल्विन साइकिल। तो बच्चों केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, जो कार्बन को फिक्स करने वाला मॉलिक्यूल होता है उसका नाम होता है RuBP शॉर्ट के अंदर, और उसकी फुल फॉर्म होती है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसका नाम घबराने वाली बात नहीं है, इसका नाम सिंपली क्यों पड़ा, क्योंकि
इसके अंदर देखो 1,5 बिस फॉस्फेट, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और इसकी अगर हम कार्बन्स की ये जो हमने ब्लैक ब्लैक दिखाए हुए हैं ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर जो फास्फोरस के हमारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं या फास्फोरस के एटम्स लगे हुए हैं वो कार्बन की फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं और एक एक कार्बन सभी के अंदर फिक्स हो जाती है। लेकिन जो कंपाउंड हमारे पास 6 कार्बन वाला बनता है राइबुलोज का, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। वो बनने के साथ ही 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है। तो इसका नाम होता है 3PGA। PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो हमारा होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो हमें मिलता है, इसलिए केल्विन साइकिल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको C3 साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो हमारे पास ये ऑब्टेन होता है। ये जो कार्बन फिक्सेशन वाला स्टेप होता है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा रिडक्शन, इसके अंदर हमारी जो असिमिलेटरी पावर हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बनाई थी, मतलब जो हमने एटीपी और NADPH हमने बनाए थे, वो यहाँ पे यूज होते हैं। कितने एटीपी और कितने NADPH यूज होते हैं? 6 तो हमारे पास एटीपी यूज हो जाते हैं और 6 NADPH यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना था 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये रिड्यूस होके, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन NADPH की थी वो इसके साथ अटैच होके इसको रिड्यूस कर देती है और ये बना देती है GAP ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बना देती है। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है GAP का, वो ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज होता है, लेकिन ये जो हमारे 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये आगे RUBP की रीजनरेशन में यूज हो जाते हैं। कैसे? अब इसमें क्या होता है, जो 15 हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, हर एक के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं और ये टोटल हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5। तो 5 3 जा 15, तो 15 कार्बन जो एटम्स होते हैं ये अपने आप को 5 मॉलिक्यूल्स की बजाय सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर रीअरेंज कर लेते हैं। तो टोटल हमारे कार्बन तो वही 15 रह जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर रीअरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी एटीपी होती है वो 3 एटीपी यूज हो जाते हैं। जो इसके 3 एटीपी के 3 फॉस्फोरस हैं वो इसके इस साइड लग जाते हैं और दोबारा से हमारे पास जो कंपाउंड होता है RUBP राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये हमारा रीजनरेट हो जाता है और दोबारा से कार्बन फिक्सेशन के अंदर हमें यूज हो जाता है। तो इस राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट जो होता है बार बार यही साइकिल चलाता रहता है और कार्बन को फिक्स करके एक एक जो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है हमें देता रहता है और इससे जो हमारी होती है वो ग्लूकोज की चेन बनती रहती है। अब जैसे एक बार ये साइकिल पूरा चला तो इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन का हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला। तो जब ये साइकिल एक बार और चलेगा, हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल और मिल जाएगा और 3-3 के कार्बन एटम्स के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6। अब हम पढ़ते हैं
इस एक साइकिल के अंदर टोटल क्या क्या कुछ हमारा यूज हुआ और क्या क्या हमें मिला। इस पूरे साइकिल के अंदर हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स किया है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के अंदर हमने इनपुट क्या क्या हमें देने पड़े या हमारा यूसेज इसके अंदर क्या क्या हुआ। एक तो हमने 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यूज किया है, 6 हमने NADPH के मॉलिक्यूल्स को यूज किया है। ये हमने जो यूज किया है ये रिडक्शन स्टेप के अंदर हमने यूज किया है और हमने 3 एटीपी कहाँ यूज किए हैं, ये हमने यूज किए हैं रीजनरेशन के अंदर। तो टोटल जो हमारे एटीपी हैं वो कितने यूज हो गए हैं, यहाँ पे 9 एटीपी यूज हो गए हैं और आउटपुट के अंदर हमें क्या क्या मिला है, 6 NADPH ने हमें 6 NADP दिए और 9 ATP ने हमें क्या दिए, 9 ADP और हमें क्या दे दिया, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल दे दिया। अब अगर हम पूरे साइकिल को, इस पूरे साइकिल को 2 बार चलाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो हमने ये जो सारी इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, ये भी सारी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या क्या फिक्स करेंगे, 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। हमारे एटीपी कितने यूज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 18 एटीपी यूज हो जाएंगे। हमारे NADPH कितने यूज हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। कितने यूज हो जाएंगे, 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स यूज हो जाएंगे और हमें आउटपुट के अंदर क्या क्या मिलेगा, 18 ADP, 12 NADP और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, मतलब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में हमारी ये चीजें कंज्यूम होंगी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP और 12 NADPH। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बहुत सारे पूछे जाते हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 9th और 10th क्लास के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर संपर्क करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।